अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको कल करने के लिए दी थी। आप लोगों ने की है? जी, आप लोगों का क्या प्रॉफिट आ रहा है? ठीक हो गया, आसान, वेरी गुड। जी एजा, आपका क्या आंसर आ रहा है? शाबाश। जी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं पहले। जी जी तारिक साहब, मैं डिस्कस करने लगा हूँ। इसमें कह रहे हैं अ कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड the following information for the cost and revenues at an activity level of 100 units। अब रेवेन्यू आपके पास है 15,000 रुपीज का। अब ये उसने जो कॉस्ट की और इनकम की जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ये 100 यूनिट्स के हवाले से दी हुई है। वो कह रहा है कि जी सेल्स रेवेन्यू जो है वो 15,000 रुपीज है, और जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 6,500 रुपीज है, और डायरेक्ट लेबर आपकी 3,000 रुपीज लग रही है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके 500 के हैं, और सेलिंग ओवरहेड्स आपके 1,000 रुपीज के हैं। यानी कि ये सारी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन इसने आपको बताई है जो प्रोडक्ट बनाने में लग रहे हैं। इनकम कितनी आ रही है वो भी उसने बता दिया। ठीक है, फिर आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी आ रही है ये भी उसने बता दिया आपको। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन उसने आपको क्वेश्चन में बता दी है। अब सवाल उसका ये है, अब देखें सेल्स जो होती हैं, सेल्स का जो बिहेवियर है वो वेरिएबल वाला होता है। सेल्स का बिहेवियर वेरिएबल कॉस्ट वाला होता है। इसी तरह डायरेक्ट कॉस्ट भी हमने कल डिस्कस किया था कि डायरेक्ट कॉस्ट भी क्या होती हैं, बाय बिहेवियर वेरिएबल होती है। मतलब ये तो कॉस्ट है लेकिन सेल्स का बिहेवियर वेरिएबल वाला जरूर है, लेकिन सेल्स आपकी कॉस्ट नहीं है, सेल्स आपकी इनकम है। मतलब जितने ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे हमारी सेल्स की वैल्यू टोटल में इंक्रीज होगी। सो बिहेवियर जो है वो आपका वेरिएबल है। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब देखें यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स के लिए उसने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, 50% ऑफ selling cost and 20% of production cost, production overheads are fixed। यानी कि इनका कुछ, इनमें से कुछ हिस्सा फिक्स है और कुछ हिस्सा वेरिएबल है। इनमें से कुछ हिस्सा फिक्स है और कुछ हिस्सा क्या है, वेरिएबल है। ये वो आपको इसमें बताना चाह रहे हैं। यानी कि अगर सेलिंग ओवरहेड्स की बात की जाए तो सेलिंग ओवरहेड्स में वैल्यू है हमारे पास 1,000, लेकिन वो कह रहा है कि इसका 50% पोर्शन इज फिक्स्ड और बकाया 50% जो बचता है डेट इज वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि इसमें से ₹500 फिक्स हैं
और ₹500 वेरिएबल है। इसी तरीके से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट का 20% पोर्शन इज फिक्स्ड, जो कि ₹100 बनता है, और 80% पोर्शन इज वेरिएबल कॉस्ट, जो कि ₹400 बनता है। अब जब हम इसको फोरकास्ट करेंगे, मेरी बात समझ में आई आपको या नहीं आई? मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं वो आप लोगों ने पिक की है? इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स जो हैं ये सेमी वेरिएबल है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन ओवरहेड्स और जो सेलिंग कॉस्ट है ये सेमी वेरिएबल है, ये मिक्सचर है दोनों चीजों का। इसमें कुछ पोर्शन फिक्स है और कुछ पोर्शन क्या है, वेरिएबल है। तो इसका मतलब है कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब है कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो गया? अब जब हम एक्टिविटी लेवल चेंज करेंगे, जब हम एक्टिविटी लेवल चेंज करेंगे, तो एक्टिविटी लेवल चेंज करने से हमारी वेरिएबल कॉस्ट वाला पोर्शन तो चेंज होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट वाला पोर्शन चेंज नहीं होगा। सबसे पहले इसमें हम सेल्स की कैलकुलेशन करेंगे। सेल्स उसने हमें बताई है कितनी, 15,000। कितने यूनिट्स की है जी? 100 यूनिट्स की। तो इसका मतलब हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट बन जाएगी 150 पर यूनिट। और हमने प्रॉफिट और लॉस बताना है कितने यूनिट्स का, 200 यूनिट्स में हमें प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये बताना है। तो 150 एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है। स्टूडेंट्स, मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप लोगों ने पर्सनल कन्वर्सेशन करनी होती है तो म्यूट कर लिया करें अपना माइक। इसको बंद करें। जी, काइंडली अगर आप लोग इंटरेस्टेड होते हैं तो अपने माइक्स म्यूट किया करके मेरी बात सुना करें। ये जो आपके पर्सनल इश्यूज चल रहे होते हैं वो हम लोग उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमें 200 यूनिट्स का प्रॉफिट बताना है, तो ज़ाहिर है फिर हम इनकम भी 200 यूनिट्स की निकालेंगे।
तो 150 यूनिट्स इंटू 200 यूनिट्स, 150 पर यूनिट सेलिंग प्राइस इंटू 200 यूनिट्स, हमारा रेवेन्यू बन रहा है कितना? 30,000। अब इसमें से हमने अपनी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को लेस करना है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल का बिहेवियर भी वेरिएबल जैसा ही है। ₹6,500 डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स, तो डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू क्या आ गई? 65 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 200 यूनिट्स, तो ये वैल्यू आ गई 13,000। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर, आपकी डायरेक्ट लेबर लग रही है ₹3,000 की। 3,000 कितने यूनिट्स की वैल्यू थी? 100 यूनिट्स की, तो पर यूनिट निकल आई 30। अब आपने कितने यूनिट्स बनाए हैं? कितने यूनिट्स का हमें चाहिए कॉस्ट? 200 यूनिट्स की, तो ये हमारे पास आ गया 6,000। नेक्स्ट है जी प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स में दो हिस्से हैं, एक है वेरिएबल, वेरिएबल पोर्शन था इसका, वेरिएबल पोर्शन 400 रुपीज था और फिक्स पोर्शन 100 रुपीज है। सो ये जो 400 रुपीज वाला पोर्शन है, तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज होगा, इनटू हमें कितने यूनिट्स की वैल्यू चाहिए? 200 यूनिट्स की, तो ये वैल्यू हो जाएगी 800। इसके साथ जो इसका फिक्स एलिमेंट है वो 100 का है, वो एज इट इज 100 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये वैल्यू बन जाती है 900। जी, इज दैट क्लियर और नॉट? अब इसमें सेलिंग सेलिंग कॉस्ट भी जो थी वो भी हमारे पास सेमी वेरिएबल थी। उसमें वो कह रहा था कि 50% पोर्शन फिक्स है और 50% पोर्शन वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल वाला पोर्शन है वो तो नंबर ऑफ यूनिट चेंज होने से टोटल में चेंज होगा। तो ये आ जाएगा 1000, जबकि इसमें जो दूसरा हिस्सा इसका फिक्स्ड वाला वो 500 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1500। आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल आएगा 8600 रुपीज का। जी, किसी को कोई इशू इस क्वेश्चन में? किसी को इस क्वेश्चन में कोई इशू, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट?
अच्छा, अब ये क्वेश्चन चूंकि सॉल्व हो गया तो आपको बज़ाहिर लगेगा कि जी हमें तो ये आ गया है, हमें इसकी समझ लग गई है, लेकिन इसका सही पता चलेगा जब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। क्योंकि अभी तो ये है ना कि आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया तो साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि ये तो इसके ऊपर ये तो हमें चीज क्लियर हो गई। लेकिन अब जब आप इसको प्रैक्टिकली खुद करेंगे और ये फिर आपका आंसर सही निकल आएगा तो फिर हाँ आप ये कह सकते हैं कि हाँ अब हमें ये समझ में आ गया कि ये क्या है। अब ये जो क्वेश्चन हमने किया है, ये जो हमने क्वेश्चन किया है, सॉल्व जो किया है, ये आपके नोट्स में एग्जाम्पल नंबर 5 है। यहाँ पे तो स्लाइड में एग्जाम्पल नंबर 3 है, लेकिन आपके नोट्स में एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब नोट्स में एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 6 ये जो है ये आपका क्या होंगे, होमवर्क। नहीं, ऐसी कोई वैल्यू होगी नहीं जो पर यूनिट में ना कैलकुलेट हो सकती हो। इसको एक दफा रिव्यू कर लें आप। आसान, उसके ऊपर गाइडेंस नेक्स्ट वीक में होगी। अभी तो वो होमवर्क दिया है, उसको आप लोग पहले एक दफा खुद करें। सब लोग तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलें जी, आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो क्वेश्चन था, ये जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 जो सॉल्व की है, इस एग्जाम्पल के अंदर जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स और जो सेलिंग ओवरहेड्स थे ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ये दोनों क्या थे, सेमी वेरिएबल, यानी कि इन दोनों कॉस्ट के अंदर कुछ कॉस्ट का पोर्शन फिक्स था और जो रिमेनिंग पोर्शन था वो वेरिएबल था। कॉस्ट का कुछ पोर्शन फिक्स था और रिमेनिंग पोर्शन क्या था, वेरिएबल। इसका मतलब है कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इट मींस कि कौन सी कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर कुछ पोर्शन फिक्स भी आ रहा है और कुछ पोर्शन वेरिएबल भी आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारी क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अब सवाल ये कि हमें इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में इस क्वेश्चन के अंदर तो ये पता चल गया था कि इसमें से फिक्स का पोर्शन कितना है और वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन कितना है। तो जब हमने उसको फोरकास्ट किया तो हमने बड़ा इजीली उसमें से फिक्स और वेरिएबल को सेपरेटली ट्रीट करके एस्टिमेट निकाल दिया कि अगर 100 यूनिट्स पे प्रॉफिट 4000 हो रहा है तो फिर 200 यूनिट्स पे प्रॉफिट हमें 8600 होगा। लेकिन इस दौरान जब हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स को जब हम उसका जब ट्रीटमेंट करने के लिए आए तो ये चूंकि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी तो हमने पहले उसको स्प्लिट करके इसका ट्रीटमेंट किया, यानी कि इसमें से पहले हमने फिक्स कॉस्ट अलहदा की, वेरिएबल अलहदा की, क्योंकि वेरिएबल ने एक्टिविटी लेवल के साथ वेरी होना करना था। ठीक है, जब एक्टिविटी लेवल चेंज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तो वेरी करेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट वेरी नहीं करती।
इसलिए हमने इसको स्प्लिट कर लिया। तो अब ये बात याद रखें कि जब भी कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट आती है, जब भी कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट आती है, तो सबसे पहला काम जो उसके लिए उसके साथ किया जाता है वो ये है कि उसको हम फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। उसको हम क्या कर लेते हैं, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में स्प्लिट करते हैं, क्योंकि दोनों कॉस्ट का, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का ट्रीटमेंट अलग अलग जगह पे होता है। यानी कि हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कभी भी एज इट इज यूज नहीं करते। क्लियर हो गया जी यहां तक? सो इसका मतलब है कि जब भी कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगी तो हमें फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग करना पड़ेगा। अब चूंकि अगर हमें प्लानिंग करनी है तो उसके लिए भी ये चीज ऐसा करना जरूरी है, अगर हमने डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसके लिए भी ऐसा करना जरूरी है, फोरकास्टिंग करनी है तो उसके लिए भी ऐसा करना जरूरी है। जैसे अभी हम 200 यूनिट्स के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट होगा इसको फोरकास्ट कर रहे थे, एस्टिमेट कर रहे थे, तो हमने इसको पहले स्प्लिट किया है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में स्प्लिट किया, उसके बाद जाके हम इस काबिल हुए कि हम उसकी कॉस्ट को फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमारे 200 यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इसका मतलब है कि प्लानिंग करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट को पहले स्प्लिट करना पड़ेगा, फिक्स में भी और वेरिएबल में भी। उसके बाद हम आगे उसकी जो है प्रोसीडिंग जो है वो उसको कर सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाई लो मेथड। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाई लो मेथड। स्टूडेंट्स 2 मिनट दीजिएगा जरा, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट्स। जी, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हाई लो मेथड। जैसे अभी हमारी डिस्कशन हुई है कि जब भी कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगी तो हमने अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से कॉस्ट को पहले स्प्लिट करना है, फिक्स में भी और वेरिएबल कॉस्ट में भी। वंस जब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम उसको यूज कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी मकसद के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। प्लानिंग करना चाहें, कंट्रोलिंग करना चाहें, डिसीजन मेकिंग करना चाहें, उसके अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एज इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम यूज नहीं कर सकते। अब जब कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट आती है और हमने उसको स्प्लिट करना होता है कि इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स का पोर्शन कितना है और वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन कितना है, तो उसके लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, बेशुमार टेक्निक्स हैं, जिनमें से एक मेथड हाइलो मेथड है। अब हाइलो मेथड मेनली यूज किया जाता है मिक्स कॉस्ट में से या सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स और वेरिएबल का प्रोपोर्शन देखने के लिए, इन दोनों में से फिक्स और वेरिएबल का प्रोपोर्शन कितना है, उसका प्रोपोर्शन कितना बनता है। तो बेसिकली सेमी वेरिएबल कॉस्ट को स्प्लिट करने के लिए हाइलो मेथड यूज किया जाता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स और वेरिएबल में स्प्लिट करने के लिए हाइलो मेथड यूज किया जाता है। अब इसके बाद जो फर्दर इसमें आता है वो ये है कि जी फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए भी हाइलो मेथड आपको हेल्प करता है। यानी कि अगर मुझे
किसी एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट को डिटरमिन करना है कि अगर इतने यूनिट्स हम बनाकर बेचेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, तो उसके लिए भी हाई लो मेथड यूज किया जा सकता है, यानी कि फोरकास्टिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं। अब हाई लो मेथड अप्लाई करने के जो बेसिक रूल्स हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसने यहाँ पे बताए। हम करते क्या है हाई लो मेथड में, हम लोग दो एक्सट्रीम एंड्स लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दो एक्सट्रीम एंड्स, यानी कि फर्ज करें कि मेरे पास प्रीवियस 10 इयर्स का डेटा है, तो प्रीवियस 10 इयर्स में जो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल मैंने अचीव किया हुआ होगा, मेरी बात समझे, अगर मैंने प्रीवियस 10 इयर्स का डेटा लिया तो प्रीवियस 10 इयर्स में एक वो एक्टिविटी लेवल हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारा हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल था, और दूसरा एक्टिविटी लेवल हम वो सिलेक्ट करेंगे जो हमारा सबसे लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, यानी कि दोनों एक्सट्रीम एंड्स, एक हाईएस्ट और दूसरा, और फिर उसके ऊपर आगे हमारी प्रोसीडिंग शुरू होगी। जैसे कि यहां पर भी कह रहे हैं फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई टू एक्टिविटी लेवल्स, एक हाईएस्ट वाला लें और दूसरा लोएस्ट एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट करें, और जो एक्टिविटी लेवल्स हम सिलेक्ट करेंगे वैल्यूज भी उन्हीं एक्टिविटी लेवल्स की यूज होगी। यानी कि हमने एक हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल ले लिया, एक लोएस्ट ले लिया, ठीक है, आइडेंटिफाई किया, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हमने एक्टिविटी लेवल्स आइडेंटिफाई कर ली हाईएस्ट और लोएस्ट, उसको फिर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। जब वो इस इक्वेशन में पुट होते हैं तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक कॉस्ट पर यूनिट आती है। क्या आती है हमारे पास, कॉस्ट पर यूनिट। अब ये जो कॉस्ट पर यूनिट है ये बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कहलाती है। ये क्या कहलाती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि इस इक्वेशन में जब हम डेटा पुट करेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो रेट निकलेगा उसको हम कहते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। उस रेट को क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब जब आपके पास आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकल आई है, आपको ये पता चल गया कि भाई एक यूनिट के ऊपर इतनी वेरिएबल कॉस्ट लगती है, तो आप किसी भी एक्टिविटी लेवल में से फिक्स कॉस्ट डिटरमिन कर सकते हैं। किसी भी हाईएस्ट और लोएस्ट में से कोई भी एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट करके फिर हम उसमें से क्या कर सकते हैं, अपनी फिक्स कॉस्ट को डिटरमिन कर सकते हैं। ये वो कह रहा है कि जी इसको, इस बात को याद रखें कि जो आपका टोटल कॉस्ट है दैट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि फिक्स और वेरिएबल को मिलाएं तो टोटल कॉस्ट बनती है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये इससे हमारे पास जो है वो ये एक इक्वेशन निकलती है। अब इस इक्वेशन में जो y है ये टोटल वैल्यू को प्रेजेंट करता है। ए जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है, v इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एंड x जो है वो आपका क्या है, एक्टिविटी लेवल जिसका आपने फोरकास्ट करना हो। x आपका क्या है, एक्टिविटी लेवल जिसका आपने फोरकास्ट करना हो। एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स।
जी यहां तक क्लियर है आप लोगों को या नहीं? यहां तक सिचुएशन क्लियर है या नहीं? यहाँ भी इस पेज, इस स्लाइड के ऊपर भी इसने इसकी डिस्क्रिप्शन दी है। वो कहता है कि जो y है वो आपकी इसको प्रेजेंट करती है, टोटल वैल्यू को, टोटल कॉस्ट को। x एक्टिविटी लेवल को प्रेजेंट कर रहा है। a जो है वो आपकी फिक्स कॉस्ट को प्रेजेंट कर रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट। जबकि x आपकी वेरिएबल कॉस्ट, वो एक्टिविटी लेवल है जिसको आपने b आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। खैर अब ये इसके कुछ प्लस और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन हम इनसे पहले, इसके प्लस पॉइंट्स की तरफ जाने से पहले हम लोग ये करेंगे कि इसके एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल देखिएगा। इस एग्जांपल में वो कह रहे थे फॉलोइंग डेटा वाज कलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च। द फॉलोइंग डेटा वाज कलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च लास्ट ईयर। जनवरी से लेकर मार्च तक का डाटा इसके अंदर है। और जनवरी में आपने 8500 यूनिट्स बनाए थे और आपकी कॉस्ट थी $46,000। फरवरी में आपने 9100 यूनिट्स बनाए थे और उसके ऊपर आपकी कॉस्ट थी $50,000। और मार्च में आपने 10,200 यूनिट्स बनाए थे और उसके ऊपर आपकी कॉस्ट थी $54,925। कह रहे एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट व्हेन द आउटपुट इज 9500 यूनिट्स। कहते हैं कि आपने एस्टिमेट करनी है टोटल कॉस्ट जब आपका एक्टिविटी लेवल 9500 यूनिट्स हो, यानी कि 9500 यूनिट्स पे आपकी कॉस्ट कितनी होगी वो बतानी है। अब यूजिंग हाइलो मेथड, अच्छा अब यहाँ पे इसने लिख दिया कि हाइलो मेथड यूज करके बताना है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो उसको अमूमन हाइलो मेथड से सॉल्व किया जाता है। उसकी वजह ये है कि ये जो उसने हमें टोटल कॉस्ट बताई है, इसके अंदर ये टोटल कॉस्ट फिक्स और वेरिएबल का मिक्सचर भी हो सकती है। मतलब ये जरूरी नहीं कि इस टोटल कॉस्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है, ये वेरिएबल और फिक्स दोनों का मिक्सचर भी हो सकती है। ये दोनों का क्या हो सकती है? मिक्सचर भी हो सकती है। Got it or not? Yes or no? ओके हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि हमें उसने 3 एक्टिविटी लेवल्स दिए हुए हैं। एक जनवरी का डाटा 8500 यूनिट्स, दूसरा फरवरी 9500 यूनिट्स और मार्च का 10,200 यूनिट्स। इसमें से हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कौन सा है? मतलब जब हाइलो मेथड लगाते हैं तो हम दो एक्सट्रीम एंड्स लेते हैं ना, एक हाईएस्ट लेते हैं और एक लोएस्ट लेते हैं। तो इसमें हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कौन सा है? जी सभी लोग रिप्लाई करें, शाबाश। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो 10,200 है ये हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल है। ये कह रहे हैं कि ये जो मार्च का है ना डेटा 10,200, ये हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल है। अच्छा लेट्स सपोज अगर मैं ये कह दूं कि जी इसकी जो वैल्यू है वो 48,925 है, फिर
अगर इसकी 10,200 की वैल्यू 54,925 नहीं है, 48,925 है, अब हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कौन सा होगा? जी, अब इसमें हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कौन सा होगा? जी, अब भी कमर साहब, अब भी हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल मार्च का ही होगा, 10,200। क्योंकि हम लोग जब कहते हैं ना हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल का मतलब है कि हमने सिर्फ एक्टिविटी लेवल को देख के फैसला करना है कि हाईएस्ट कौन सा है, लोएस्ट कौन सा है, यानी कि उसकी वैल्यू को कंसिडर नहीं करना। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हम हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू किसी दूसरे एक्टिविटी लेवल की वैल्यू से कम हो, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन स्टिल हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल वही रहेगा जिसका एक्टिविटी लेवल सबसे ज्यादा। अब जैसे यहाँ पर जो आपकी सेल्स है, ये आपका सेल्स यूनिट जो है, ये आपका एक्टिविटी लेवल। तो जब हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमारा हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कौन कौन सा है और लोएस्ट, तो उसमें हम लोग फिर वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्टिविटी लेवल को ही देख कर फैसला करेंगे कि हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल कौन सा और लोएस्ट कौन सा। यानी कि स्टिल हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल 10,200 यूनिट्स है और जो लोएस्ट एक्टिविटी लेवल है वो 8,500 यूनिट्स। जो लोएस्ट एक्टिविटी लेवल है वो 8,500 यूनिट्स। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल जो है वो कौन सा है? 8,500 यूनिट्स। ऑर्डर जी। अब अगर इसकी वैल्यू 51,000 है तो फिर लोएस्ट एक्टिविटी लेवल कौन सा होगा? अगर इसकी 8,500 यूनिट्स की वैल्यू 51,000 होती तो फिर हाईएस्ट एक्टिविटी फिर लोएस्ट एक्टिविटी लेवल कौन सा होता? फिर भी लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 8,500 यूनिट रहता, क्योंकि हमें जो तीन यूनिट्स बताए गए, एक 8,500 यूनिट्स, दूसरा 9,100 यूनिट्स और तीसरा 10,200 यूनिट्स, इन सब में हाईएस्ट लेवल एक्टिविटी लेवल मतलब यूनिट्स को देखकर तो वो 10,200 है और लोएस्ट जो है वो 8,500 है। वैल्यू इनकी टोटल में जो भी हो वो कोई मैटर नहीं करता। अब ये जब हमने वंस इसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट कर लिए, अब अगला काम इसमें क्या होगा? अब अगला काम ये है कि हमने इक्वेशन में डाटा पुट कर, हमने क्या करना है? इक्वेशन में पुट करना। वो इक्वेशन में डाटा कैसे पुट होगा? $50,000 divided by activity level 10,200 माइनस दूसरा एक्टिविटी लेवल 8,500। हमारे पास अमाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है वो निकल रहा है जी 4,925 का, डिवाइडेड बाय 300 यूनिट। जी लोएस्ट 46,000 है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं भी यही लिख देता हूँ। आई वाज टेस्टिंग
कि कोई कितनी तवज्जो से सुन रहे हैं। मैंने उसके बाद गैप भी लिया बोलने के बाद, लेकिन कोई नहीं, किसी ने भी पॉइंट आउट नहीं किया। जी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी। कितनी आ रही कॉस्ट पर यूनिट? जी, कितनी आ रही है कॉस्ट पर यूनिट? जी, आपके पास कॉस्ट पर यूनिट निकल रही है 5.25। 5.25 पर यूनिट। अब क्या करेंगे, इसमें से कोई एक एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट कर लें और उसको यूज करेंगे फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए। हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट एट 10,200 यूनिट्स। टेन थाउजेंड टू हंड्रेड यूनिट्स पे जो हमारी टोटल कॉस्ट है, दैट इज 54,925। लेकिन हम 10,200 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते। कैसे? 10,200 5.25। कितनी बन रही है जी वैल्यू? 10,200 मल्टीप्लाई बाय 5.25। 53,550। अब टोटल कॉस्ट थी हमारी 54,925, उसमें से ये हमारी वेरिएबल है। ये वेरिएबल वाली हम इसमें से निकालेंगे तो जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो डिफरेंस हमारी क्या होगी? फिक्स कॉस्ट। वन थ्री सेवन फाइव, इसको हम कहेंगे कि ये हमारी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। अच्छा, अब ये जो सारी वर्किंग हमने की है, ये हमने 10,000 यूनिट्स को, 10,200 यूनिट्स के ऊपर की है। अगर हम 8,500 यूनिट्स को भी यूज कर लेते इसके बजाय, तो तब भी हमारी टोटल हमारी फिक्स कॉस्ट यही रहनी थी। जरा करके देखें, ये इतना सा जो हिस्सा ऑरेंज कलर से मैंने जो किया है, इसको आप लोग 8,500 यूनिट्स पे जरा करके देखें फिक्स कॉस्ट क्या है।
जल्दी स्टूडेंट जरा स्पीड लगाएं, शाबाश। सेम आ रही होगी, 1375 सेम आएगी। तो यानी कि ये वाला जो स्टेप है, ये जो हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो डिटरमिन करते हैं, वो चाहे हम हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल वाला डाटा लेके यूज कर लें या लोएस्ट वाला, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम निकलेगी। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? अब जब आपके पास फिक्स कॉस्ट आ गई है टोटल में, और प्लस वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ गई है पर यूनिट में, आप किसी भी एक्टिविटी लेवल का फोरकास्ट कर सकते हैं। लाइक आप लिखते हैं y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। अब a आपकी फिक्स कॉस्ट को प्रेजेंट करता है। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी बन रही है? $1375 प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 5.25 इंटू एक्टिविटी लेवल है आपके पास, इसका आपने फोरकास्ट करना है 9500 का। 9500 यूनिट्स। सो y इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ रही है? जी जी बिल्कुल, इसका मतलब है कि 9500 को मल्टीप्लाई करना है आपने वेरिएबल पर यूनिट से। अन्य जरा टोटल कॉस्ट निकालिएगा। यही आ रही है 51,000। $51,250 ये इसका एस्टिमेट बन रहा है जी। यही एस्टिमेट आ रहा है सबका। ओके हो गया। सो ये आइलो मेथड। स्टूडेंट्स इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछ लें। जी ओके हो गया, डन। एग्जाम्पल नंबर 7 मैंने करवा दी है। चलें जरा ये एग्जाम्पल नंबर 8 करें अभी। ये जो स्क्रीन पे आपको एग्जाम्पल नंबर 8 नजर आ रही है, इसको अभी सॉल्व करें।
जी, आउटपुट जो है वो एक्टिविटी लेवल है। अच्छा, अब एक बात और याद रखनी है कि ये जरूरी नहीं कि लिस्ट में जो सबसे पहला एक्टिविटी लेवल होगा वही लोएस्ट होगा और जो आखिरी वाला है वो हाईएस्ट होगा। ऐसी कोई साइंस नहीं है। आपने पूरी लिस्ट में से हाईएस्ट और लोएस्ट जो है ना वो पिक करने हैं।
जी मोहम्मद तारिक साहब एक आंसर बता रहे हैं 1,95,400। जी बाकी लोग क्या कहते हैं, सही है गलत है, बाकी लोग भी जरा कैलकुलेट करें। जी वेरी गुड इज़ा। जी स्टूडेंट्स, जी ओके तारिक साहब ओके। इसमें आपने हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या लिया है स्टूडेंट्स? शाबाश। तो हमारा हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल इज 14,000 और 14,000 की वैल्यू 181,600 है, बिल्कुल ठीक है। और हमारा लोएस्ट एक्टिविटी लेवल कितना है? जी वेरी गुड। हमारा लोएस्ट एक्टिविटी लेवल इज 10,000 और 10,000 की वैल्यू हमारे पास ये है 1,54,000। ये हमारे पास इसका लोएस्ट एक्टिविटी लेवल है। अब इनको लेके आपने इक्वेशन अप्लाई करनी थी। आपने लिखना था कि जी रुपीज 1,81,600 माइनस रुपीज 1,54,000। अच्छा ये बात याद रखें कि जो एक्टिविटी लेवल्स आप सिलेक्ट करेंगे वैल्यूज भी उन्हीं एक्टिविटी लेवल्स की यूज होंगी। हाँ जी, पर यूनिट क्या आ रही है? जी 6.9। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई 6.9 पर यूनिट। अब इसमें हमने इन दोनों में से कोई एक एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट करना है। अच्छा अब ये बात याद रखें स्टूडेंट्स कि जब भी आप फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने की तरफ जाते हैं, जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आती है और अब आप फिक्स कॉस्ट टोटल में निकालने जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखें कि आपने जो दो एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट किए हैं, जो यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपने इक्वेशन में पुट की है वो ही यूज होगी। यानी कि अब आपने अगर 14,000 और 10,000, 14 हाईएस्ट लिया और 10,000 लोएस्ट आपने सिलेक्ट किया है इस लिस्ट में से, तो बकाया एक्टिविटी लेवल्स जो है वो इग्नोर हो जाएंगे। यानी कि उनका आप क्वेश्चन में कोई फर्दर यूजेज नहीं रहा, वो खत्म हो गए एक किस्म के।
अब इनमें से हमें 14 और 10,000, ये जो दो हमने सिलेक्ट किए, इनमें से ही हमें कोई एक एक्टिविटी लेवल लेकर फिक्स कॉस्ट निकालनी। से कि जी मैं कहता हूँ टोटल कॉस्ट एट 10,000, ₹1,54,000। अब वेरिएबल कॉस्ट 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 6.9, जी कितनी बन रही है वेरिएबल कॉस्ट? 69,000। तो आपकी फिक्स कॉस्ट बन रही है 85,000। अब लास्ट में हमें करना है y इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट 85,000 रुपीज प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज 6.9 multiply by activity level 16,000 units. जी आप 14,000 को भी यूज कर सकते थे फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए। दोनों में से जो आपने क्वेश्चन में दो हाईएस्ट और लोएस्ट जो सिलेक्ट किए हैं, उनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए। फिक्स कॉस्ट दोनों से सेम आएगी। तो ये वैल्यू जी बन रही है 1,95,000 नहीं हमजा आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। $85,000 को मल्टीप्लाई किया आपने किससे? सॉरी 6.9 को मल्टीप्लाई किया 16,000 से। यानी कि 16,000 इंटू 6.9 प्लस 85,000, ये बनेगा जी करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें 1,95,400। ये इसका फाइनल आंसर। इसको बेशक आप इसके एक स्नैपशॉट ले लें, मोबाइल से कोई पिक्चर ले लें सॉल्यूशन की। नंबर 9 आती है 4 6। अच्छा लिसन, अब ये करना आपने कमिंग बैक टू स्लाइड्स, जो एग्जाम्पल नंबर 9 है इन द नोट्स, दैट इज योर होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है नोट्स में, वो आपका होमवर्क है। अच्छा 10 मिनट्स ब्रेक कर लें, इसके बाद एक छोटी सी और वर्किंग है वो हम करेंगे, फिर ये चैप्टर इंशाल्लाह हमारा वाइंड अप हो जाए। आसान सी चीज है। सो 10 मिनट्स की ब्रेक कर लें।
देखिए मेरी एक बात सुने हसान, मैंने भी बच्चे यही बात की है कि जो दो एक्टिविटी लेवल्स आपने सिलेक्ट किए हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट, इन्हीं को यूज करके आपने फिक्स कॉस्ट निकालनी है। इनके अलावा कोई और करेंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट सेम नहीं आएगी, वो चेंज आएगी। यानी कि फिक्स कॉस्ट का पोर्शन टोटल में सेम रहेगा ही सिर्फ इन दो के ऊपर।
जी जी स्टूडेंट्स आ गए आप लोग वापस? अच्छा, अब ये जो हाइलो मेथड है इसका कुछ कुछ इसके प्लस और कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहले तो ये कि इसके जो एडवांटेजेस की जब बात की जाए, तो इसके एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है इट इज इजी टू यूज एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, इट इज इजी टू यूज एंड इजी टू अंडरस्टैंड। यानी कि इसको यूज करना, हाइलो मेथड अप्लाई करना इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, और इसकी समझ भी जल्दी आसानी से आ जाती है। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन मैंने किया, दूसरा आपने खुद कर लिया, तो इजीली यूजेबल है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब जब हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, तो ड्रॉबैक्स में सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज में आता है वो ये है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट डेटा की बेस पर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और पास्ट डेटा कभी भी कोई बहुत ज्यादा रिलायबल सोर्स नहीं होता फोरकास्टिंग के लिए। लेकिन ये भी बात ऑब्वियस है कि इसके अलावा हमारे पास कोई और इसका सोल्यूशन भी नहीं है जो हम कर सकें। ठीक है, तो हम लोग हिस्टोरिकल डाटा जो है उसको यूज करते हैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए। अब जैसे चीजें पास्ट में होती रही हैं, ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि फ्यूचर में भी वही पैटर्न्स और वही चीजें, सिमेट्रीज जो है वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेंगी। तो इसलिए ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। फिर वो कहता है कि इसमें सिर्फ दो एक्टिविटी लेवल्स को यूज किया जाता है, एक हाईएस्ट और दूसरा लोएस्ट, यानी कि जो बाकी सारे जो रिजल्ट्स हैं उनको यूज नहीं किया जाता। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व की थी, एग्जाम्पल नंबर 4 में जनवरी और मार्च, मार्च को हमने हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल डिक्लेयर कर दिया, जनवरी को हमने लोएस्ट एक्टिविटी लेवल डिक्लेयर कर दिया, और इसकी बेस पे हमने हाइलो मेथड अप्लाई कर दिया। लेकिन अब एक एक्टिविटी लेवल तो हमारा फरवरी का भी था, लेकिन हमारी पूरी कैलकुलेशन में कहीं भी फरवरी मंथ यूज नहीं हुआ, यानी कि फरवरी मंथ का जो डाटा था वो कहीं भी यूज नहीं हुआ, उसका यूजेज ही नहीं आया, इग्नोर हो गया वो। तो हम जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो सिर्फ दो एक्टिविटी लेवल्स को लेकर यूज कर रहे हैं, जिसका जिसका ड्रॉबैक ये होता है कि हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट, जब हम हाइलो मेथड लगाते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल पे, तो जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो हमारे पास आ रही है और जो हमारी टोटल कॉस्ट निकल रही है, वो सिर्फ इन दो एक्टिविटी लेवल्स पर ही सेम रहती है। यानी कि इसके अलावा अगर आप किसी और एक्टिविटी लेवल पे इसको अप्लाई करेंगे तो फिक्स कॉस्ट हो सकता है ये ना आए, इससे मुख्तलिफ आए, या वेरिएबल ये पर यूनिट ये नहीं बनेगी, इससे मुख्तलिफ बने। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि ये जो हम फ्यूचर फोरकास्टिंग कर रहे हैं सिर्फ दो एक्टिविटी लेवल्स की बेस पर, तो उसका अल्टीमेटली नुकसान ये होता है कि आपका एक जो हमने एक मोस्ट हाईएस्ट और दूसरा जो हमने मोस्ट लोएस्ट एक्टिविटी लेवल जो लिया है, ठीक है, इससे बाकी जो हमारे ऑब्जर्वेशंस थी, जो हमारे पास रिजल्ट्स थे, वो इग्नोर हो गए, उनका यूजेज ही नहीं आया इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये उसका ये भी एक ड्रॉबैक है। जैसे अभी हसान साहब यही क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने एक एक्टिविटी लेवल 14,000 ले लिया और दूसरा हमने 10,000 लिया, तो उस पे जो हमारी फिक्स कॉस्ट आ रही है वो 85,000 आ रही है, चाहे 10,000 को यूज करके कर लें तो चाहे 14,000 को यूज करके कर लें। लेकिन उसके अलावा जो बाकी एक्टिविटी लेवल्स उसमें गिवन थे एग्जाम्पल नंबर 8 में, उन पे फिक्स कॉस्ट ये नहीं आ रही है, 85,000 नहीं आ रही है, मुख्तलिफ आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। और ये ड्रॉबैक क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ दो एक्टिविटी लेवल्स को यूज करता है, बाकी इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करता।
तो जो बाकी एक्टिविटी लेवल्स की वेरिएशंस हैं वो आपके एस्टिमेट में शामिल ही नहीं है। अब ये एक और क्वेश्चन हम करने लगे, ये एक और चीज है लेकिन इंतहाई आसान है ये भी। कहते हैं कि जी एग्जाम्पल, अ कॉस्ट इज सेड टू बी सेमी वेरिएबल। कहते हैं कि हम एक कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं। कहते हैं कि जी कॉस्ट है जिसको हम कह रहे हैं कि ये सेमी वेरिएबल, यानी कि वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसमें नोट करने वाली बात ये है कि ये बात हो रही है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कॉस्ट कौन सी है? सेमी वेरिएबल, जिसमें कुछ पोर्शन फिक्स है और कुछ रिमेनिंग पोर्शन क्या है? वेरिएबल है। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन टू कॉस्ट पर यूनिट। कहते हैं कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट पे क्या इफेक्ट आएगा इफ एक्टिविटी लेवल इंक्रीज बाय 10%, अगर आपका एक्टिविटी लेवल 10% से इंक्रीज हो जाए। अब दूसरी बात इसमें अहम ये है कि वो इफेक्ट पर यूनिट पे मांग रहा है और एक्टिविटी लेवल को इंक्रीज करने की बात कर रहा है। इफ एक्टिविटी लेवल इंक्रीज बाय 10%, इफ एक्टिविटी लेवल इफेक्टिविटी लेवल इंक्रीज बाय 10%, राइट जी। और अब ये नीचे चार ऑप्शंस उसने दे दी, इट विल इंक्रीज बट मोर देन 10%, इट विल इंक्रीज बट लेस देन 10%, इट विल डिक्रीज बट मोर देन 10%, इट विल डिक्रीज बट लेस देन 10%। तो ये डाटा इसने आपको इस तरह से ऑप्शन दे। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें डेटा एज्यूम करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा एज्यूम करना पड़ेगा। और इसका बेस्ट तरीकाकार ये है कि यहाँ पे तीन चीजें मैं लिख रहा हूँ। नंबर वन, सबसे पहले एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल है जी आपके पास। आप वैसे इसमें कोई भी डाटा एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि ये जो चीजें, ये जो मैं लिख रहा हूँ, आप यही डाटा अपने जेन में फिट कर लें, स्टैंडर्ड सेव कर लें, ताकि हर क्वेश्चन पे आपको जो है वो सोच विचार नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। एक आपने एक्टिविटी लेवल एज्यूम कर लिया 100 यूनिट्स का। दूसरा, इसके अंदर आपने फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब मेरी एक बात और सुने, उसने कॉस्ट कौन सी बताई है? सेमी वेरिएबल। कॉस्ट कौन सी बता रहा है? सेमी वेरिएबल। और सेमी वेरिएबल वो होती है जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों का मिक्सचर होता है। तो इसका मतलब है कि एक्टिविटी लेवल तो हमने एज्यूम करना ही करना था, लेकिन अब इसके साथ हम फिक्स कॉस्ट भी एज्यूम करें। लेट्स से कि हमारी फिक्स कॉस्ट है $500 इन टोटल। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है? $500, ₹500, सॉरी, ₹500 इन टोटल। और दूसरा, अब हमें इसके साथ वेरिएबल कॉस्ट को भी एज्यूम करना पड़ेगा। और वेरिएबल कॉस्ट में ले रहा हूं ₹10 पर यूनिट। अच्छा, अब यहां पर देखें, यहाँ पे अब दो बातें हैं। क्वेश्चन क्या है उसको भी एक तरफ छोड़ दें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डेटा एज्यूम करना था। अब डेटा में सबसे पहली जो अहम चीज हमें एज्यूम करनी थी वो था हमारा एक्टिविटी लेवल। वो हमने 100 यूनिट्स एज्यूम कर लिया। अब वो कह रहा है कि जो कॉस्ट है वो सेमी वेरिएबल है। कॉस्ट कौन सी है? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल होते हैं। तो अब एक्टिविटी लेवल के साथ साथ हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को भी एस्टिमेट करना पड़ेगा। अब फिक्स कॉस्ट हमने एस्टिमेट किया, वो कितनी है? ₹500 है इन टोटल, यानी कि टोटल में एज्यूम की है। क्यों? फिक्स कॉस्ट टोटल में क्यों ली है? क्योंकि जब एक्टिविटी लेवल चेंज होता है फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती। जब एक्टिविटी लेवल चेंज होता है तो फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती। इस वजह से हमने फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल में एज्यूम की है। जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हमने पर यूनिट में एज्यूम किया है। क्यों?
क्योंकि जब एक्टिविटी लेवल चेंज होता है तो वेरिएबल पर यूनिट में चेंज नहीं होती, पर यूनिट में सेम रहता है। यानी कि जब एक्टिविटी लेवल चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज नहीं होगी, पर यूनिट में वो सेम रहेगी। बात समझ गए? इसलिए हमने वेरिएबल पर यूनिट में ज्यूम की और फिक्स को टोटल में ज्यूम किया, और फिक्स और वेरिएबल दोनों इसलिए यूज किए हैं क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अब उसका सवाल क्या है? उसका सवाल ये कि हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा अगर एक्टिविटी लेवल 10% से इंक्रीज हो जाए। अगर एक्टिविटी लेवल 10% से क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब एक्टिविटी लेवल के इंक्रीज होने से सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे क्या इफेक्ट आता है, वो बढ़ती है कम होती है, ये डिपेंड करेगा अगर हमारे पास पहले से भी कोई कॉस्ट पर यूनिट हो और फिर हम एक्टिविटी लेवल को चेंज करके उसके साथ उसको कंपेयर कर कर देखें, फिर हमें ये पता चलेगा कि वो बढ़ रही है या कम हो रही है या क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो डाटा हमने एज्यूम किया है, हम इस डेटा को यूज करते हुए पहले अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। जैसे फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट वो बता रहा है जी 500 रुपीज है। फिक्स कॉस्ट कितनी बता रहा है? 500 माइनस, सॉरी 500 की फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट 500 डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स। तो फिक्स कॉस्ट क्या बन गई? 5.00। और दूसरी तरफ है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल ऑलरेडी हमारे पास है 10 जो कि पर यूनिट है, वो ऑलरेडी हमारे पास 10 पर यूनिट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो 15 है। हमारी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है? 15। अब वो कहता है कि जी इफ एक्टिविटी लेवल इंक्रीज बाय 10%, जिसका मतलब है कि नया एक्टिविटी लेवल हो जाएगा 110 यूनिट्स। नया एक्टिविटी लेवल क्या होगा? 110 यूनिट्स। अब ये जो हमने अभी वर्किंग की थी, ये जो हमने फिक्स कॉस्ट की पर यूनिट निकाली, वेरिएबल पर यूनिट करके, यही वर्किंग दोबारा करेंगे नए एक्टिविटी लेवल। जैसे फिक्स कॉस्ट देखो, अगर हमारा एक्टिविटी लेवल 100 से बढ़ के 110 भी हो गया है तो तब भी फिक्स कॉस्ट टोटल में तो वही रहेगी। फिक्स कॉस्ट टोटल में वही रहेगी, फिक्स कॉस्ट की टोटल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100 यूनिट्स। डिवाइडेड बाय सॉरी 110 यूनिट्स, क्योंकि अब नया एक्टिविटी लेवल 110 है। क्या आती है अब आपके पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट? 4.55। शाबाश। और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो ऑलरेडी आपके पास 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 5.5। ठीक है, इधर ये 15 थी, जो डाटा हमने एज्यूम किया था उसके मुताबिक ये 15 थी, लेकिन एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से हमारी नई सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है? कम आ रही है, डिक्रीज हो गई है। हमारी नई सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। अब हमने ये देखना है कि ये कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे,
इसका और इसका डिफरेंस जो है वो बनेगा 0.45 रुपीज। यानी कि चाहे तो आप 15 में से लेस कर दें या आप 14.55 में से 15 को लेस कर दें। जी आशिर। शाबाश आशिर। अब ये जो 0.45 है ये डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इज 15, बेस वैल्यू इज 15, तो 0.45 रुपीज डिवाइडेड बाय 15, 0.45 डिफरेंस है इनटू 100, तो ये आता है जी 3% से डिक्रीज। थ्री परसेंट से डिक्रीज। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर होगा इट विल डिक्रीज बट लेस देन 10%। इट विल डिक्रीज बट लेस देन 10%। स्टूडेंट्स को समझ भी आया या नहीं आया? यस और नो? जी सभी लोग जरा रिप्लाई करें, कुछ चीज समझ आई है या नहीं आई? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब आप लोगों ने काम ये करना है, आपने यही एग्जांपल करनी है। अगर यहाँ पे इंक्रीज की बजाय डिक्रीज का वर्ड यूज हो। हसान 15 तो आया था ना, देखो फिक्स कॉस्ट 500 थी टोटल में, एक्टिविटी लेवल 100 था, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 5 हो गई और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 आ गई, तो 5 + 10 = 15। जी क्या है? एक तो मैंने ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, यही वाला क्वेश्चन, लेकिन अगर एक्टिविटी लेवल डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। और दूसरा इसके बाद एक एग्जांपल ये है, ये भी आपका होमवर्क है। तो मंडे को, अब चूंकि वीकेंड है तो अब मैं आपको थोड़ा सा काम दूंगा। नहीं हसान, वो लेनी टोटल में है, ना हो वाली बात नहीं है, वो लेनी ही टोटल में है, हमने ज्यूम करनी है ना, तो ना हो कैसे, ना होने वाली बात ही नहीं है, हम लेंगे टोटल में। अच्छा, अब मेरी एक बात जरा गौर से सुनिए, थोड़ा सा काम आपको दे रहा हूँ। एक तो इस फर्स्ट चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके पास नोट्स में चैप्टर के एंड पे गिवन है, ये भी आपका होमवर्क है, एमसीक्यूज हैं। और बाकी एक ये वाली एग्जांपल होमवर्क दी है मैंने, और इसके अलावा दो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं जो पीछे मैंने आपको करने के लिए दी। तो मंडे को जब आप आएंगे तो ये सारा काम आपका आपने किया हुआ हो। हम मंडे को ये सारी चीजें डिस्कस करके फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें। ओके है जी? जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस
एग्जाम्पल 4, 6 एंड 9 ये भी होमवर्क है, और ये वाली एग्जाम्पल, ये जो स्लाइड्स में लिखी हुई, ये वाली एग्जाम्पल भी होमवर्क है। जी जी बिल्कुल, पीडीएफ बिल्कुल शेयर होगी अभी क्लास के फौरन बाद ही इंशाल्लाह। ओके जी, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।